सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास है इल्तुतमिश एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट की। एक्चुअली दिल्ली सल्तनत में तो जो 5 डायनेस्टी सक्सेसिवली आया था उसमें शुरू में आया था स्लेव डायनेस्टी। बेसिकली हुआ ये था कि इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ के जो मेन रूलर्स थे ना, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए और बालबन हो गए, ये तीनों अपने जो प्रीडिसेसर्स थे उनके स्लेव्स हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घौरी, ठीक है, और इल्तुतमिश वॉज द स्लेव अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बालबन वॉज द स्लेव अंडर इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट फॉर राजिया सुल्ताना जो मेन रूलर्स थे, दे वर बेसिकली वंस अ स्लेव ऑफ देयर प्रीडिसेसर और प्रीवियस सक्सेसर, प्रीवियस रूलर्स। और इन्होंने अपने लॉयल्टी या अपने सर्विस के वजह से उनकी राइज इन द रैंक हुई और बाद में चल के वो रूलर्स भी बने, ठीक है ना। तो हमने लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया है कि जो राजपूत थे उनको डिफीट किया था टर्कों ने, और 1206 में मतलब मोहम्मद घौरी ने आकर के यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं की, लेकिन यहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया। लेकिन वो वापस चले गए अपने मतलब कि अपने रूलिंग एरिया में, सेंट्रल एशिया में, जहाँ पे ही वॉज डिफीटेड बाय द सेंट्रल एशियन द ट्राइब्स, द ख्वाराजिम शाह, राइट। और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स से पूरी तरह से लिंक को सीवियर करके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट की, राइट। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का रूलिंग पीरियड बस बहुत ही कम था, बस 3-4 साल के लिए था। 1210 में उनकी डेथ हो जाती है वाइल प्लेइंग पोलो इन लाहौर। लाहौर में उनकी डेथ हो जाती है, राइट। तो उसके बाद जब इल्तुतमिश आए, इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उनकी रूलिंग पीरियड था 1210 टू 1236। और जब इल्तुतमिश की डेथ होती है तो देयर वाज पीस एंड स्टेबिलिटी ऑल अराउंड द एम्पायर ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों बोला जाता है, मतलब कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी दिल्ली सल्तनत पे कि उनको रियल फाउंडर बोला जाता है। देखिए, जो भी इनिशिएटिव इल्तुतमिश ने लिया था, दे वर ऑल इन रिस्पॉन्स ऑफ द चैलेंजेस ही फेस्ड। He actually faced, when he came to power in 1210, he faced many challenges. For example, he had to face many revolt and rebellion. जैसे कि वो खुद भी एक मतलब कि स्लेव थे एंड ही वॉज नॉट ए सन और डॉटर सन ऑफ एनी प्रीवियस रूलर। तो उनके लिए उनको भी एक लेजिटिमेसी का क्वेश्चन फेस करना पड़ा था, तो रिवोल्ट एंड रेबिलियन फेस करना पड़ा था। और उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत था दैट वाज नॉट एट ऑल कंसोलिडेटेड, क्योंकि बस कुछ ही दिन पहले दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्को अफगान रूल वॉज गेटिंग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सो ऑफकोर्स द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर वॉज अनदर वेरी बिग चैलेंज। अब देखिए, एट दैट टाइम इंडिया वॉज फेसिंग इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, क्योंकि देखिए गुप्ता पीरियड के बाद से जो इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हुआ था उसके बाद से इकोनॉमिक एक डिक्लाइन फेज ही चला था, राइट। इट इज ओनली एट द टाइम ऑफ टर्को अफगान इंडिया में थर्ड अर्बन रेवोल्यूशन आता है। लेकिन दिस ब्रिंगिंग दिस थर्ड अर्बन रेवोल्यूशन वॉज द फंक्शन और वॉज द वर्क ऑफ दिस रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट। लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? इनकी शुरुआत होती है इल्तुतमिश से, क्योंकि इल्तुतमिश के पहले तक देयर वाज नो मोनेटाइजेशन एंड द इकोनॉमी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ट्रेड एंड कॉमर्स तो बहुत ही कम हो गया था और समाज या फिर इकोनॉमी जो पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो गया था, राइट। अब देखिए, जो चौथा प्रॉब्लम था, चैलेंज उनके सामने था, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। बहुत दिनों से, मतलब बहुत सालों से इंडिया में पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन चला था, और अंडर पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन जो फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म ग्रो कर जाता है, और जो फ्यूडल एलिमेंट है दे बिकम वेरी एब्जॉर्ब्ड इन सेल्फ इंटरेस्ट, और वो अपने छोटे छोटे टेरिटरी को लेकर के बिजी रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी बहुत दिनों से मिसिंग था, और दिल्ली सल्तनत वॉज द first in a long time which was establishing a political unity and stability in India, and for that establishment of an administrative efficiency was also a very big task. And then finally he had to also face a foreign invasion that we are going to see in the later part of this class. So let us see what are the measures that was taken by Iltutmish to overcome these challenges. देखिए, सबसे पहले था कि revolt and rebellion.
रिवोल्ट एंड रेबेलियन बहुत सारे जगह पे उनको फेस करना पड़ा था, जैसे कि बनारस, बदायूं, कनौज, ऐसे बहुत सारे एरियाज में उनको फेस करना पड़ा था। लेकिन उनमें से ये 3 रेबेलियन था व्हिच took the form or intensity of huge level. The number one was Kawacha from Punjab, in Punjab. Number two was Yaldaj from Sindh. एंड थर्ड वॉज आली मर्दान खिलजी फ्रॉम बंगाल। ये जो आली मर्दान खिलजी थे, दे वर द सक्सेसर, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ दोज बख्तियार खिलजी हु हैड वंस रूल्ड बंगाल बट वॉज डाइड, I mean, had died by defeating in Assam, right? तो बंगाल में ये भी अपना इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश करना चाहते थे और बाकी बहुत सारे जगह पे भी रिवोल्ट हो रहे थे। इन सारे रिवोल्ट को इल्तुतमिश ने क्रश किया, सप्रेस किया। एंड अपार्ट फ्रॉम सप्रेसिंग दिस रिवोल्ट, उन्होंने बहुत सारे एरिया को कैप्चर भी किया, जैसे कि रणथंबोर, अजमेर, मंदौर, ऐसे बहुत सारे एरियाज को कैप्चर भी किया, जिसके वजह से जो दिल्ली सल्तनत की जो टेरिटरी था वो काफ़ी बढ़ता चला गया और एक कंसोलिडेटेड पोजीशन में आ गया। और उन्होंने अपने जो आर्मी थी उनको भी एक तरीके से मैनेज किया, जैसे कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया हाशमी कल्ब, जो कहा जाता है कि इट वाज ए यूनिट ऑफ कैवलरी मैन, राइट। फिर उन्होंने एस्टेब्लिश किया सर जहंदर, दैट वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉडीगार्ड। तो ये सारे आर्मी, अपने आर्मी स्ट्रेंथ में भी उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए थे और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी उन्होंने बनाया था, जिसके वजह से वो सक्सेसफुल रहे एक इन द कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। देखिए, इल्तुतमिश को ये समझ में आने लगा था कि दिल्ली सल्तनत वाज ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट अपॉन द रूलर। लेकिन जब टेरिटरी, एम्पायर की टेरिटरी जब बढ़ता चला गया, तो उनको ये समझ में आया कि एक आदमी के लिए इतने बड़े टेरिटरी में बहुत अच्छे से मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। दैट विल नॉट बी अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया, अपने लॉयल स्लेव्स को, लॉयल सर्वेंट्स को लेकर के ये तुर्कन ई चहलगानी बनाया, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड चालीसा और ग्रुप ऑफ 40। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ 40 was this people, loyal servant of Iltutmish, whose function was to assist the ruler in the administration. तो चहलगानी के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां पे चहलगानी के बारे में हम इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो बट दिस तुर्कनी चहलगानी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश फॉर इट वाज ऑन वन ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, राइट। नेक्स्ट थिंग वाज दैट फॉर द मोनिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। मोनिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मतलब मोनिटाइजेशन किस लिए जरूरी था? फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जैसे कि हमने डिस्कस की कि इकोनॉमी बहुत स्टैग्नेंट हो चुका था उनके पहले, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना जरूरी था और ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए मोनिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी है। अब देखिए, लास्ट जो कॉइन इशू हो रहा था, फेमस कॉइन जिसको हम बोल सकते हैं, दैट वाज गुप्ता कॉइन। उसके बाद कुछ कॉइन तो इशू हुआ था, बट दैट वाज नॉट फेमस एंड द एंटायर अर्ली मेडिएवल पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉनिटरी एनीमिया, क्योंकि ज्यादा कॉइन वहां पे चला नहीं था, बिकॉज द इकोनॉमी वाज टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड एंड ट्रेड एंड कॉमर्स पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी थी। लेकिन फिर जब टर्को अफगान रूल एस्टेब्लिश हुआ, दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुआ, तो फिर से ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने की बात चल रही थी और मॉनिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए 2 टाइप के कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया। एक था टंका वाज बेसिकली सिल्वर कॉइन, इट वाज बेसिकली सिल्वर कॉइन, and Jittal was basically copper coin. This two type of coin was introduced by Iltutmish. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से भी जुड़ा हुआ था, दैट वाज केम टू बी नोन एज इक्ता एंड खालिसा सिस्टम। तो बेसिकली इक्ता एंड खालिसा सिस्टम क्या था कि जैसे कि ये सेंटर था, इन द सेंटर द कैपिटल द रूलर विल ऑक्यूपाई, राइट। अब रूलर के लिए उन कैपिटल की जो चारों तरफ जो नियर बाई एरियाज है उनको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना पॉसिबल था। तो दिस लैंड केम टू बी नोन एज द खालिसा लैंड, ठीक है ना। लेकिन जो दूर के लैंड है उसको रूलर के लिए डायरेक्टली एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं था। तो दिस लैंड केम टू बी नोन एज द खालिसा लैंड, राइट, एंड दिस लैंड केम टू बी नोन एज द इक्ता लैंड, राइट। तो इक्ता जो लैंड था दैट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्ताज और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, दे केम टू बी नोन एज इक्तादार्स,
ठीक है ना। तो इक्ता, मुक्ति, वाली, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते थे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इक्तास। और हमारे यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनेगा जहाँ पे इक्ता और खालिसा सिस्टम के ऊपर एक मतलब पूरा इन डिटेल डिस्कशन रहेगा, ठीक है ना। तो दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। तो यहाँ के ये जो टेरिटरी था, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इक्तादार्स थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल, वेर एज दिस इन दिस टेरिटरी द रूलर वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो खालिसा लैंड वॉज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर एंड इक्ता लैंड वॉज अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। So this was an administrative reform. And then he had to face the challenges from the foreign invasion in the year 1227. The biggest challenge he faced was in the form of Changiz Khan. ठीक है ना। तो चंगेज खान की जो इन्वेजन था, आई मीन चंगेज खान अपियर टू बी अ ग्रेट डेंजर थ्रेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ही वाज ही इज नोन एज वेरी क्रूअल पर्सन इन द हिस्ट्री, और वो जहाँ जहाँ पे भी गए हैं बहुत ही डिस्ट्रक्शन लेके आए हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने अपने डिप्लोमेसी के मतलब डिप्लोमेसी के चलते हुए चंगेज खान की जो इन्वेजन था उनको रोक पाया था। चंगेज खान इंडस रिवर के, दिस इज द इंडस रिवर सपोज, इंडस रिवर के वेस्ट बैंक से ही वापस लौट के गया था, इंडस रिवर क्रॉस नहीं किया था। तो चंगेज खान के रैथ से इंडिया को बचाया भी था इल्तुतमिश ने। एंड फाइनली ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जैसे कि देखिए विथ रिगार्ड टू हिज कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, द कुतुब मीनार वॉज मेनली कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। देखिए कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ही हुआ था, राइट। लेकिन इनका मेन पार्ट मतलब कि इल्तुतमिश ने ही बनाया था। और कुतुब मीनार जो बनाया गया था इस दैट वाज नेम्ड आफ्टर अ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, राइट। और बाद में चल के लाइटनिंग के वजह से उनके टॉप जो पोजीशन था वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो जिसको रिफॉर्म किया था, कि रिपेयर किया था, रिनोवेट किए थे फिरोज शाह तुगलक ने, वो बाद में चल के तुगलक डायनेस्टी में। बट मेनली कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। एंड अपार्ट फ्रॉम इट उनके कोर्ट में स्कॉलर्स भी थे, जो जिनमें से मिनाजुद्दीन सिराज was the most famous scholar. उनकी लिखी हुई तबगत नसीरी was the greatest text during his period, right? So these are the contribution made by Iltutmish, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि by the year 1236 the Delhi Sultanate was firmly established. In 1236 when Iltutmish died, Delhi Sultanate was totally consolidated, it was firmly established, and there was peace and stability at least in the northern part of India, right?